नमस्कार दोस्तों। आज की इस चर्चा में हम बात करने वाले हैं एक बेहद चर्चित पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्री अनब्रेकेबल के बारे में। इस पूरे विश्लेषण में हमारा फोकस पूरी तरह से इस फिल्म में पेश किए गए दावों, टाइमलाइंस और इसके नैरेटिव को बिना किसी पक्षपात के ऑब्जेक्टिवली समझने पर रहेगा। तो चलिए बिना किसी देर के सीधे शुरू करते हैं। अब इस पूरे मुद्दे को सिस्टमैटिकली समझने के लिए हम इन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, सेंसरशिप के क्या दावे हैं। दूसरा, प्रमुख गिरफ्तारियों का क्रम क्या रहा। तीसरा, जेल के अंदर और बाहर आखिर चल क्या रहा था। चौथा, जमानत और कानूनी दांवपेंच। और आखिर में इस सब का राजनीतिक असर या पॉलिटिकल आफ्टरमैथ्स क्या हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंसरशिप यानी रोक-टोक की। देखिए, फिल्म बिल्कुल शुरुआती हिस्से में ही अपना कोर प्रेमिस एस्टैब्लिश कर देती है कि किस तरह इस डॉक्यूमेंट्री के एक प्राइवेट स्क्रीनिंग को ही दिल्ली पुलिस द्वारा रोक दिया गया था। और इसी दावे को सपोर्ट करने के लिए एक बड़ा दिलचस्प कंपैरिजन दिखाया गया है। एक तरफ उन फिल्मों की लिस्ट है जिन्हें अलेजिडली सरकार का सपोर्ट मिला या जिन्हें टैक्स फ्री कर दिया गया, और ठीक इसके उलट दूसरी तरफ ऐसी फिल्में हैं जिन्हें रिलीज होने में भारी रुकावटों का सामना करना पड़ा या जिन्हें रोक दिया गया। ये विरोधाभास इस नैरेटिव को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। फिल्म इसी पॉइंट पर और जोर देते हुए एक स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव सामने रखती है, जिसमें ये तर्क दिया गया है कि अगर एक डेमोक्रेटिक देश में राइट्स को इस तरह दबा दिया जाएगा तो सेंसरशिप की इस सीरीज को हम चलने नहीं दे सकते। ये बयान फिल्म के उस बुनियादी दावे को क्लियर करता है कि डिसेंटिंग वॉइसेस यानी विरोधी आवाज़ों को सिस्टमैटिकली रोका जा रहा है। चलिए अब आते हैं इस चर्चा के अगले और सबसे अहम हिस्से पर, आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप पर जो अनप्रेसिडेंटेड इन्वेस्टिगेशंस हुई, आखिर उनका क्रम क्या था। डॉक्यूमेंट्री इन जांच प्रक्रियाओं को सीधे तौर पर एक पॉलिटिकल रिएक्शन मानती है। इसका दावा है कि ये अरेस्ट अचानक नहीं हुए, बल्कि पार्टी के लगातार बढ़ते कदम के कारण हुए, खास करके पंजाब जीतने, गुजरात में प्रवेश करने और हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में लोगों से जुड़ने के बाद। गिरफ्तारियों की इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। ये सिलसिला शुरू होता है सत्येंद्र जैन से, फिर मनीष सिसोदिया, उनके बाद संजय सिंह और आखिर में साल 2024 की सबसे बड़ी घटना, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी। ये क्लियरली दिखाता है कि कैसे एक के बाद एक टॉप लेवल पर ये कड़ी जुड़ती चली गई। इन सब अरेस्ट्स के बाद कानूनी और निजी जिंदगी दोनों में काफी उथल-पुथल हुई। जेल के अंदर और बाहर आखिर क्या हालात थे, अब उस पर नजर डालते हैं। कानूनी पहलू को समझना यहाँ बड़ा जरूरी है। फिल्म के अनुसार बेल मिलना इतना मुश्किल क्यों था? क्योंकि इसके लिए दो बेहद स्ट्रिक्ट कंडीशंस थीं। पहला, ईडी या सीबीआई जैसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज खुद आकर कहें कि भाई कोई केस नहीं बनता, और दूसरा, जज हजारों पन्नों के डॉक्यूमेंट्स की पूरी तरह से जांच करे। अब इस प्रोसेस में वक्त तो लगना ही था। सिर्फ लीगल चैलेंजेस ही नहीं, फिल्म इस दौरान हुए पर्सनल टोल पर भी काफी सीरियस दावे करती है। महीनों तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी एकांतवास में रखना, मुख्यमंत्री की इंसुलिन रोके जाने की बात जिससे उनका शुगर लेवल 350-400 तक पहुंच गया था, और बाहर उनकी फैमिलीज का ट्रॉमा जहां बच्चों को स्कूल में परेशानी हुई और ऐसे मुश्किल वक्त में नेताओं की पत्नियों को आगे आकर परिवार की ढाल बनना पड़ा। ऐसे माहौल में रेजिस्टेंस को दर्शाने के लिए डॉक्यूमेंट्री हिस्ट्री का सहारा लेती है। भगत सिंह को कोट करते हुए संजय सिंह का ये बयान कि हम यहाँ सरकार द्वारा किए गए अन्याय की हदें आजमाने आए हैं, उस वक्त सिस्टम के खिलाफ खड़े रहने की मानसिकता को बखूबी उजागर करता है। खैर, इस पूरे कानूनी दांव-पेच में एक नया मोड़ आता है जब बात आती है बेल और अदालती फैसलों की। पर रिहाई से ठीक पहले एक बड़ा सवाल सबके सामने था, केजरीवाल के अंदर जाने के बाद आखिर कौन? जब मुख्य लीडर ही ना हो तो पार्टी अपना फंक्शन और अपना मोराल कैसे बनाए रखेगी? फिल्म दिखाती है कि इस लीडरशिप वैक्यूम को कैसे भरा गया। सुनीता केजरीवाल पब्लिक आई में आकर अपना पहला पॉलिटिकल स्पीच देती हैं। वहीं दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की एक बहुत बड़ी रैली होती है जहां सभी विपक्षी नेता एकजुट होते हैं। और इस सब के बीच 2 अप्रैल को एक ब्रेक थ्रू मिलता है जब सुप्रीम कोर्ट संजय सिंह को जमानत दे देती है। यहीं से मोमेंटम कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद एक रिहाई का सिलसिला चालू होता है। संजय सिंह के बाद मनीष सिसोदिया, फिर सत्येंद्र जैन और अंततः अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल जाती है। तो इन सब के बाद आखिर रिजल्ट क्या निकला? चलिए इस पूरी डॉक्यूमेंट्री के क्लाइमैक्स पर चलते हैं। चीफ मिनिस्टर के जेल से बाहर आने के ठीक 2 दिन बाद
एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। अरविंद केजरीवाल अचानक अपना इस्तीफा दे देते हैं। उनका कहना था कि जब तक जनता उन्हें दोबारा मैंडेट देकर उनकी ईमानदारी पर मोहर नहीं लगाती, वह सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। और यही कोट इस डॉक्यूमेंट्री का कंक्लूडिंग सेंटिमेंट बन जाता है। जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं। ये अप्रोच दर्शाती है कि कैसे कानूनी प्रणाली से आगे बढ़कर उन्होंने फाइनल फैसला सीधे आम वोटर्स और लोकतंत्र पर छोड़ दिया। अब फिल्म की इस सारी नैरेटिव और टाइमलाइन को समझने के बाद एक बड़ा गहन चिंतन वाला सवाल पीछे छूट जाता है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का इस तरह से इस्तेमाल आने वाले वक्त में हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल डिस्कोर्स का भविष्य आखिर किस तरफ ले जाएगा? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सबको ध्यान देना होगा। और इसी विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।